कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जो जैक के थ्रू हमारा मॉडल सेट आया है उसको। तो देखिए, पहले कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए गए हैं, उनको पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि कक्षा 12 अकाउंटेंसी यानी लेखांकन। समय जो है आपको 3 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक यानी अंक यानी मार्क्स जो 80 मार्क्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी अपने शब्दों में उत्तर देना है। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या यानी 52, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 52 है। 1 से 30 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव है, 31 से 38 तक सब्जेक्टिव है। उनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है जो 2 अंक का है, और 39 से 46 तक ये भी सब्जेक्टिव है, इनमें भी किसी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये 3 मार्क्स का है। और लास्ट जो है वो 47 से 52 तक ये लंबे या ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये किन्हीं 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है आप लोगों को, और ये 5 अंकों के हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज। तो हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो एक साझेदार होता है और उसका फर्म, वो दोनों एक दूसरे के से अलग नहीं होते, वो सेम होता है। तो एक साझेदार जो है अपने फर्म के लिए एजेंट के रूप में यानी अभिकर्ता का संबंध अदा करता है, या एज अ एजेंट का ये जो रोल है वो अदा करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल शुड जनरली बी रिजेडेड एस। तो किससे होना चाहिए? तो लाभ का विनियोजन से, एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक संपत्ति से, या एन एसेट्स एक व्यय यानी एक एक्सपेंस, और एक दायित्व यानी अ लायबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं पूंजी पर जो ब्याज होता है वो हमेशा लाभ पर क्या होता है? विनियोजन यानी एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 है। 2 वर्षों की औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा? तो आप लोग सभी को जानते होंगे किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। इन सभी को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 40,000 आएगा। सारे प्रॉफिट्स को जोड़ देने पे 40,000 आएगा, और जो हमारा एवरेज ईयर दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी 2 साल कितना दिया है? 2, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 20,000 हमारा गुडविल होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 20,000 दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए कि एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग देख लेंगे कि एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन फ्यूचर दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो? तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आप लोगों को निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस हिसाब से हम अपना जो आपका डाउट जो है सॉल्व कर देंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो इसीलिए आपको सबको सिर्फ ऑप्शन आंसर बता दे रहे कि आंसर क्या होगा। तो हमारे 4 का जो एक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि वाई जो है 1/5 यानी वाई सेक्रीफाइस करेगा 1/5। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अभिलेखित संपत्ति का लेखा करने होगा, या रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। यानी जब एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी फिर से निर्माण हो तो उसमें जो एसेट्स नहीं लिखा गया है उसको कहाँ लिखा जाएगा? तो जब भी किसी साझेदारी का जो एसेट्स है अब जो उसको नहीं रिकॉर्ड किया गया है, जब उसको लिखा जाता है तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, यानी अगेन टू
द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट है। ठीक है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि त्याग अनुपात क्या है। तो त्याग अनुपात हम लोग सब जानते हैं, त्याग अनुपात का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जाता है, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू द फर्म। जब एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाएगा फर्म में तो क्या होगा। ठीक है, ए पुराने साझेदारों से सहमति से, यानी विद द कॉन्सेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, किसी एक साझेदार की सहमति से, विद द कॉन्सेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, पुराने साझेदारों की सहमति के बिना, विदाउट कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, और पुराने साझेदारों के बहुमत से, विद द कॉन्टेस्ट ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी से नहीं, ओल्ड पार्टनर के विदाउट कंसिडरेशन से नहीं, लेकिन हमारा जो ए नंबर है कि ओल्ड पार्टनर के सहमति से, यानी परमिशन ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये हमारा सही ऑप्शन है या सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा को प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, यानी एक पुराने साझेदार के प्रवेश, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो हमारा बैलेंस शीट का रिजर्व होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो उसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमेशा ट्रांसफर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है। तो साझेदार फर्म का पुनर्गठन होता है, अ पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, यानी पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूट, फर्म का विघटन हो जाता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो हमारा जो ए नंबर नहीं, बी नंबर हमारा सही है। क्यों? क्योंकि ए में बोल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ये नहीं होता है, लेकिन साझेदारी का पुनर्गठन जरूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, यानी गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जा रहा है तो उसको किस तरह का गुडविल दिया जाता है। ए पुराने लाभ हानि अनुपात में, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी पूंजी के अनुपात में, यानी कैपिटल रेशियो, सी बराबर यानी इक्वली, और डी नॉन ऑफ दिस। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर करे तो उसको पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कि संपत्ति और दायित्व को उनके पूर्व पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाता है, या एसेट्स एंड लायबिलिटी इज सो एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इज इन। रिवैल्यूड वैल्यू मतलब जब उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसको किस तरह से दिखाया जाता है और कहाँ दिखाया जाता है। तो उसको हमेशा न्यू बैलेंस शीट यानी नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक्स वाई और जेड 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5 एंड 7/20। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो आपको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका आएगा 5:8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, यानी ऑन दैट ऑफ अ पार्टनर द डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। यानी जब कोई साझेदार मर जाता है तो उसका जो पूंजी खाता है वो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, यानी वहाँ कहाँ क्रेडिट किया जाएगा। तो उसका जो है गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल में क्रेडिट किया जाता है। उसका जो जितना भी उसका हिस्सा का कैपिटल बनता है या गुडविल बनता है उसका उसमें शेयर ऑफ गुडविल में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं कि प्रीमियम पर निर्गमन से आशय है, यानी द पर्पस ऑफ इशू ऑन प्रीमियम। पर्पस ऑफ इशू ऑफ प्रीमियम का मतलब है कि अंकित मूल्य से, यानी मेरा शेयर का जितना मूल्य है उससे ज़्यादा, यानी उससे कुछ ज़्यादा या कुछ हाई
जब हम मूल्य चार्ज करते हैं तो उसको प्रीमियम पर अंश निर्गमन कहते हैं। हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी में पेड अप कैपिटल इंक्लूड किया जाता है, यानी चुकता पूंजी इंक्लूड किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जब्त अंश का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर अकाउंट री इशूड इन ट्रांसफर ऑफ, यानी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब शेयर का कुछ पैसा जो है वो कंपनी के पास नहीं पहुंचता है, तो जिस शेयर का पैसा नहीं पहुंचता है उस शेयर को जब्त कर लिया जाता है। तो यहाँ बोला जाता है कि जब पैसा दे देता है तब उसको कहाँ हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो उसको संचय यानी कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंश जब्ती खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद में या मद के अंतर्गत दिखाया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, किसके अंडर शो किया जाता है, तो हमेशा कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो शो किया जाता है, यानी अंश पूंजी खाता के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है, यानी फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, एक कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन क्या कहलाता है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल गेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं। डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाय ओनली डिलीवरी आर, तो इसको जो है वो वाहन यानी बैरियर डिबेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खुले बाजार के क्रय किए गए ऋण पत्र पर यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह क्या है या क्या कहलाता है। इफ डिबेंचर परचेस्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड देयर आर, तो देयर आर इन्वेस्टमेंट यानी विनियोजन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र से जिसे डैश 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 ऑन डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यानी जब खुद का ऋण पत्र कंपनी को यानी दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो कहा जाता है वो कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोजक के रूप में रखती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है होगा। देखिए एक स्वाधिकार उदाहरण है, यानी पेटेंट राइट इज द एग्जाम्पल ऑफ, पेटेंट किसका एग्जाम्पल है, तो पेटेंट एक जो है इनविजिबल एसेट्स यानी अदृश्य बोल सकते हैं अदृश्य एसेट्स का जो है वो उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर की वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश 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 हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द डैश 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 ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट या एंड प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण में समाहित होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंस्टेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौद्रिक सूचना यानी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन हमेशा इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स किसमें, तो टू इट्स शेयर होल्डर्स में, टू इट्स शेयर होल्डर्स, हमारा शेयर होल्डर जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की डैश 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 की प्रवृत्ति को इंगित करती है, यानी कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द ट्रेंड्स ऑफ द डैश 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 ऑफ द बिजनेस, तो ये जो है हमारा लाभदायकता में भी ट्रेंड करती है, निष्पादन में भी ट्रेंड करती है यानी उसमें भी रहती है, वित्तीय स्थिति में भी रहती है और इनमें से सभी में रहती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जाता है कि डैश 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 अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं, द
डैश 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 रेशियो आर प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न। किस रिटर्न को मेजर करता है? तो वो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कितना लाभ हुआ या कितना लाभ नहीं हुआ उसको मेजर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रव्यता के दो आधारभूत माप है, यानी टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। तो उसका चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात यानी करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ये सबसे अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल है। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। किसमें बेस्ड होता है? तो वो जो बेस्ड होता है वो लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, यानी कैश बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर बेस्ड होता है। हमारा जो 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, यानी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस पे ट्रांसफर किया जाता है? तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों सभी लोगों को समझ आया होगा कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का आपका जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा और उस कमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, हमारा वीडियो जो था वो यहीं तक था। आप क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।